दे रहे हैं कि कहां से जो मतगणना केंद्र है। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, इसका इंतजार सुबह से ही हम कर रहे थे और 2 महीनों से ज्यादा लोकतंत्र का ये महापर्व चला और आज निर्णायक दिन है। कुछ ही घंटों के बाद जब नतीजे सामने आएंगे, हालांकि कुछ विलंब होगा कि किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। तो लोकसभा 2019 यानी कि 17वीं लोकसभा 2019 का जो तस्वीर है वो अब कुछ ही घंटों में साफ होगी और अब जो है काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है। Right, counting for 542 seats of the Lok Sabha begins. Also counting for 4 state assemblies, and it's the counting of postal ballots that is underway right now. Counting for the states of Odisha, Andhra Pradesh, Arunachal, and Sikkim, among others. Well, postal ballots being counted now. बिल्कुल, और जो चुनाव आयोग की तैयारी है वो बहुत पक्की है। किस तरह से जो चुनाव आयोग है लगातार 2 महीनों की एक लंबी एक्सरसाइज के बाद आज वो दिन आ गया कि एक निर्णायक दिन है जिसके लिए लगातार आज सुबह से हम वेट कर रहे थे और अब 8 बज गए हैं। इसके लिए काउंटिंग जारी है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें और लोकतंत्र का एक महापर्व जहां पर हर एक मतदाता ने सुनिश्चित की अपनी भागीदारी और साथ ही साथ 4 विधानसभा के जो राज्य हैं उनकी भी काउंटिंग है। तो तमाम तौर पर आप देखिए तो आज का बहुत बड़ा निर्णायक दिन, एक सुबह 6 बजे से लेकर रात तक की जो ये एक कंटिन्यूअस कवरेज है वो डीडी न्यूज की जारी रहेगी। करीबन 50 ऐसे जगह पर रिपोर्टर्स तैनात हैं और सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए आप डीडी न्यूज देखते रहिए। और खासतौर पर आज जो ये सबसे बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त काउंटिंग शुरू हो गई है और लोकतंत्र के इस महापर्व में किस तरह से मतदाता अपना जनादेश देते हैं 2019 का, उस पर रहेगी हमारी खास नजर। And well, as we were telling you, breaking news there on your screens, counting of postal ballots underway. Counting for 542 seats of the Lok Sabha begins, and as well as counting for 4 state assemblies. बिल्कुल, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मतगणना के दौरान सतर्कता बरतने के लिए कहा है, तो ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों को लेकर भी आज गणना की जा रही है। तो यानी कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की गणना। सबसे बड़ी खबर ट्रैक करता हुआ डीडी न्यूज की जो मतगणना है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इस खास कवरेज में यानी कि जनादेश 2019 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखिए ना सर, गर्मी के मारे इनका पसीना रुक ही नहीं रहा है। एशिया 90। एसीआई क्या है? अमूल कंपनी इनरवेयर। थैंक यू एशिया, यानी अमूल कंपनी इनरवेयर, बेस्ट कॉटन से बना एशिया। अब रहो कम। There is one bank that is accompanying you in the journey of success. Karnataka Bank, your family bank across India. ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या? ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। देखिए ना सर, गर्मी के मारे इनका पसीना रुक ही नहीं रहा है। एशिया 90। एसीआई क्या है? अमूल कंपनी इनरवेयर। थैंक यू एशिया, यानी अमूल कंपनी इनरवेयर, बेस्ट कॉटन से बना एशिया। अब रहो कम। गिर कर दोबारा उठ कर आगे बढ़ना था मुश्किल। इरादा साफ था, कदमों तले मिल गई मंजिल। मिल गई फिर से रिश्तों की नई मुस्कान। मिल गई फिर से वही पहचान, वही सम्मान। PNB, भरोसे का प्रतीक। इंडिया में क्रिकेट खुद एक स्टार है जो खेल खेल में बहुत कुछ सिखाता है। मैच हो या लाइव, मजा तभी आता है जब पारी लंबी हो। ये बातें हैं एक स्टार की पहचान। स्टेडियम के अंदर हो या बाहर, TVS स्टार सिटी प्लस, स्टार वाली बात। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना? भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। देखिए ना
सर, गर्मी के मारे इनका पसीना रुक ही नहीं रहा है। एशिया 90 एसीआई क्या है? अमूल कंपनी इनरवेयर। थैंक यू एशिया, यानी अमूल कंपनी इनरवेयर, बेस्ट कॉटन से बना एशिया। अब रहो कम। आज हमारा सपना सच हुआ। हमारे सपने कौन सच कर गए? आपकी खुशियों का साथी कर्नाटका बैंक, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक, जागो। It is the verdict day. Polling concluded on 542 out of 543 Lok Sabha seats over 7 phases over 40 days. And today the D-Day has arrived. Counting of votes began at 8 a.m. The breaking news is coming for you at this point in time. First lead is coming from Chikodi, and we will tell you about that as well. But counting of votes has begun, and postal ballots are being counted first. That will be followed with a counting of EVMs. In Chikodi, the BJP is leading. That is the first lead coming in at this point in time. So this is the result of the counting of postal ballots. It is just about begun. EVMs will be counted next. VVPATs will be counted towards the end. And by 4 p.m. we expect to know the bigger picture on where the direction of the mandate would be, who would come to power, whether it will be a pro-incumbency verdict or an anti-incumbency verdict, whether the losing side will blame the EVMs again, whether the exit polls will come true, and which exit poll for that matter. Over 50 reporters joining us from different parts of the country, and on YouTube, on Twitter as well. You can follow us on DD News if you can't switch on your TV for some reason, because Doordarshan or Prasar Bharati as a whole has tied up with YouTube. We've tied up with Google, and live streaming of trends and results is what you can see right away from 8 a.m. It will be a 24-hour comprehensive coverage on DD News for you, and you can always catch the latest updates on YouTube and Twitter as well. यहाँ तो सुबह के 8 बज चुके हैं और वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है, जिसका बड़ी बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा है। 542 लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं और जो पहला रुझान कह सकते हैं वो बीजेपी के पक्ष में है। जी हाँ, पहला रुझान चिकोडी से जो आ रहा है वो बीजेपी के पक्ष में है। कह सकते हैं कि जो शुरुआती जो ट्रेंड है और जो रुझान है उसमें कम से कम बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। और कहते हैं कि कई बार जब आपको पहला शगुन का पैसा मिल जाता है तो कई बार शुभ होता है। सवाल यह है कि जो शगुन बीजेपी को चिकोडी से मिल रहा है, क्या यह बीजेपी के लिए उतना शुभ होगा कि जो एग्जिट पोल जो सामने आए उसके नतीजों के अनुरूप बीजेपी एक बार फिर अपनी सरकार बना पाएगी? यह बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अगले कुछ घंटों में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होगा और हमने इससे पहले भी देखा है कि जो तमाम एग्जिट पोल हैं, कई बार वो एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं, कई बार गलत साबित हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त देश में क्या मूड माहौल है हम आपको लगातार बताएंगे। और इस वक्त हमने जैसा आपको बताया कि चिकोडी से, कर्नाटक से पहला जो लीड आ रही है वो बीजेपी के पक्ष में आ रही है और वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। परिचय करा दो, हमारे साथ हितेश शंकर हैं, पांचजन्य के संपादक है हितेश शंकर, और हमारे साथ दूसरे मेहमान स्टूडियो में मौजूद है प्रणव गुप्ता, जो कि इलेक्शन को एनालिसिस करते हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चिकोडी से पहली लीड, प्रणव कुछ आप इस पर कमेंट करना चाहिए? हालांकि पोस्टल बैलेट होंगे शायद ये। देखिए, कर्नाटका बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार, क्योंकि कर्नाटका में जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस है। तो उसको देखते हुए काफी लोग ये पहले बोल रहे थे कि
अलायंस है, दो बड़ी पार्टीज का अलायंस है, जेडीएस बड़ी रीजनल पार्टी है, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। बट एग्जिट पोल्स अगर आप देखें तो उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि अलायंस के बावजूद बीजेपी अच्छा कर सकती है कर्नाटका में। वो तो कर्नाटक वहां तो चुनाव पूरी सरकारी वहां पर हिल गई है एक तरह से एग्जिट पोल में। Ashok, there's another lead coming in of the JDU. So, Dipesh Shankar, JDU in alliance with the BJP as well as LJP. What would you say to this? मुझे लगता है कि गठबंधनों के सामने जो भाजपा जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, राजग हर मामले में आपको ज्यादा व्यवस्थित दिखता है, उसका कुनबा बढ़ा है। और कर्नाटक की खास बात कहें तो कुनबा बनाने की कोशिश तो वहां बड़ी तेजी से चल रही है। कुनबा बनाने की कोशिश चल रही है, मगर कर्नाटक की जैसे बात हुई थी तो कर्नाटक में कुनबा बचाए रखने की चुनौती ज्यादा बड़ी है। और चंद्रबाबू नायडू पहले भी विधानसभा चुनाव में भी एक अघोषित संयोजक के तौर पर निकले थे, मगर अभी अशोक जी जैसे कह रहे थे वो शगुन वहीं से बिगड़ा हुआ लगता है, क्योंकि नतीजों में वो रिफ्लेक्शन वैसा नहीं आया। और चंद्रबाबू नायडू के लिए मुनमुन आजकल बड़ी अच्छी एक कहावत चल रही है, खासकर एग्जिट पोल आने के बाद, कि जब आदमी गलत फैसले लेता है तो वो चंद्रबाबू नायडू बन जाता है। तो ये भी चंद्रबाबू नायडू के बारे में चल रहे हैं। हालांकि अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चुनाव का टाइम है। मैंने कहा इसी स्टूडियो से बैठकर हमने कई चुनाव किए हैं और कई बार बाजी पलटते हुए देखी है। तो बड़ी बात यह है कि क्या बाजी पलटेगी या फिर जिस तरह के लगातार ट्रेंड आ रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए एक बार फिर से सत्ता पे काबिज होगी। Pranav Gupta, what do you think? Will there be a decisive mandate this time around? Because leaders like the Chandrababu Naidu are banking on a hung verdict to take their political fortunes forward at the center particularly. Will it be a decisive mandate this time around, or will it be a hung verdict? What's your forecast? See, even when we talk about a decisive mandate, it does not necessarily mean a majority for the BJP. Even if the BJP manages to get a majority with its allies, even in that situation, regional parties like the YSR, Congress, DMK, the TDP would not have any role in government formation. And if you look at exit poll, that is those are the two most likely scenarios. Either the BJP getting majority on its own, or BJP plus its current allies getting a comfortable majority. तो मैं इस चुनाव को लेकर अगर बात करें तो नितेश, मैं इस पर आऊंगा, इस सवाल पर भी आऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम कह रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे जो भी दिखा रहे हैं, एक बड़ी बात जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत 4% बढ़ा है। 4% वोट प्रतिशत अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होता है। जब हमने देखा था 2004 की लोग लगातार बात कर रहे हैं कि 2004 में तमाम एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हो गए थे, लग रहा था कि बीजेपी आ रही है, लेकिन पलट गया था। उस समय जो वोट का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस का, वो सिर्फ महज 1.5% का अंतर था। 1.5% में सत्ता पलट गई थी। इस बार 4% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। क्या ये एक बड़ा कह सकते हैं निर्णायक वोट हो सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए महिलाओं में कम से कम जो है एक बड़ा उत्साह दिख रहा था, और ऐसा भी कहा जा रहा है क्योंकि हमने एक घटना भी देखी, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी जो है कहा कि वो बीएसपी को वोट दे, लेकिन उसने बीजेपी को वोट दिया उस महिला ने, और बाद में पति ने उसको कुल्हाड़ी से फावड़े से उसका सर काट दिया। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई। ये देखिए, ये मानने वाली बात है कि इस सरकार में जो योजना में चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम्स हों या उज्ज्वला की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, महिलाएं इसमें सीधे लाभान्वित होती हैं या राहत महसूस करती हैं। तो ये एक बड़ी लहर हो सकती है, मैं कहना चाहूंगा। और ये अनएड्रेस्ड इसलिए रह जाती है क्योंकि सैंपल सर्वे में भी, मेथोडोलॉजी में हर जगह हम ये नहीं देखते कि बराबर महिला पुरुष का सैंपल सब लोग लेते हों। रैंडम रिस्पोंडेंट जब लेते हैं, चलते फिरते जो सैंपल लिए जाते हैं, उसमें कई बार महिला मतों की उपेक्षा हो जाती है। बिहार के आंकड़ों में हमने देखा कि वहां से जो भी चीजें आ रही थी पहले, महिला मतदाताओं के मन में क्या है ये सैंपल नहीं लिया गया था। परंतु इस बार जो योजनाएं हैं उसका जो लाभ है, और 4%, आप एक बात और इसमें गौर करने वाली है, बड़ी बड़ी सरकारें और 3% के फ्लो या स्विंग से हमने बड़े अंतर से बदलती हुई देखी है। तो इसलिए ये कहना चाहिए कि ये देश में 10% युवा मतदाता जो जुड़ा है वो, और 4% ये 14% होता है। ये 14% क्या कमाल करने वाला है, किस तरफ रुख करने वाला है, इससे सुनामी होगी, सुनामो होगा या क्या होने वाला है, वो चीजें सब देखने में आएंगी। कुछ घंटों में साफ हो जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन इस वक्त हम सीधा
कांग्रेस हेडक्वार्टर चल रहा है। हमारे साथ पंखुड़ी पाठक, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंखुड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंखुड़ी जी, अभी तो जो नेग है, जो नेग बोलते हैं, शुरुआती नेग है, वो बीजेपी और जेडीयू को मिला है, जो रुझान पहला आया है। क्या उम्मीद कर रही हैं आप आज दिन भर में? देखिए, अभी तो पोस्टल बैलेट के रुझान आने शुरू हुए हैं और हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि जिस तरह से पिछले 5 साल में कांग्रेस ने लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, तो उसका हमें एक अच्छा नतीजा मिलेगा। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है हमें कि हमने एक बहुत ही नकारात्मक माहौल में एक सकारात्मक चुनावी कैंपेन हम लोगों ने चलाया और बहुत सारे ऐसे मुद्दों को हमने उठाने का काम किया जिन मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा था। सरकार की जो विफलताएं हैं उनको हम लोगों ने सामने लाने का काम किया। तो देखते हैं, जो भी जनता का जो भी मत होगा, सभी पार्टियों को उसको स्वीकार करना होगा, लेकिन हम लोगों को लगता है कि एक ऑपोजिशन के रूप में हम लोगों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा है और देखिए जो भी नतीजे रहते हैं। पंखुड़ी जी, ये नर्वसनेस जो है एग्जिट पोल के बाद है या आपकी अपनी फीडबैक के बाद है, जो लगातार चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है ईवीएम को लेकर के? मैं देख रहा हूं ईवीएम को लेकर लगातार फेक न्यूज फैलाई जा रही है और आपके एलाइज ये कह रहे हैं सड़कों पर खून बहेगा। आपके नेता कह रहे हैं कि अगर चुनाव परिणाम हमारे उसमें नहीं आए तो हम सड़कों पर उतरेंगे। ये कौन सी लोकतंत्र और ये कौन सा मुद्दे उठा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो किसी तरह की कोई नर्वसनेस नहीं है। बात बड़ी सीधी है कि लोकतंत्र का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जहां पे आप वोट देते हैं, वोट वहां पे जाना चाहिए। इतनी सी बात पे हम लोगों ने ये बात अपनी इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है कि जो वीवीपैट का सिस्टम बनाया गया, 18,000 करोड़ रुपए जिस पे लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वीवीपैट की जिस तरह से मशीन सब जगह लगाई गई है, तो उसके चलते उनका भी एक काउंटिंग होनी चाहिए ताकि जो भी मतदाता Pankhudi ji, BJP President Amit Shah asked yesterday, why have you come up with this suggestion of counting the VVPATs first, and if there are discrepancies, counting all the VVPATs and matching them with EVMs now? I mean, when you win the elections in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, when Arvind Kejriwal wins the election in Delhi, you don't find any problems with the EVMs. Then the EVMs are untamperable, but otherwise the losing side always cribs about EVMs. What sort of logic is this? Well, I must first remind you that when the Congress government was in power, it was the BJP who continuously targeted the EVM. They even went to the court against it. Does that make it Their necessary leader for you to GVM target Narasimha EVMs Rao when you are wrote in the a opposition? book about it. Yes. No. Let me at least complete. We have been raising the issue of VVPATs and the Supreme Court has accepted that there is a need for VVPAT machines to tally the results. The Supreme Court has dismissed what are please thrice. No. The first petition was dismissed, the review petition Supreme, was dismissed. don't we Your have VVPAT machines now? VVPAT verification has also been dismissed. You are misquoting the Supreme Court if you are saying that the Supreme Court has been dismissed. It has been, please, no. Please state the right facts. It has been dismissed for the reason that the Supreme Court said that we don't have enough time right now. We have only 2 days and we don't have enough time to tally. But the very simple point that the Congress party had tried to make was that when you have to tally the 5 polling booth results with the EVM and the VVPAT, then why can you not do it before the counting starts? Because in case there is a discrepancy, then you'll have to do the entire process again. You'll have to start the entire process. So it is better when there is a process for tallying, then the tallying should be done in advance. I think it is a very logical point that we made, and the Election Commission, if they did not accept it, I think it's up to them. But the Election Commission has also come out as completely compromised in this election. We see that there is a sort of split within the Election Commission as well. So we have tried to strengthen the democratic principles, and we have tried to strengthen the trust of the people in the democratic process. पंखुड़ी जी, अभी आपने कहा कि बड़ा पॉजिटिव आपने अभियान चलाया। ये पॉजिटिव अभियान कैसे हो सकता है कि चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आपके नेता, नए नेता आपके बने उदित राज जी,
उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि निर्वाचन देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो धांधली में शामिल है, चुनावी धांधली में। ये कौन सा पॉजिटिव एजेंडा है, ये कौन सा आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, ये तो आप बताइए। लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा, एक सवाल ये भी था कि जिस तरह के बयानबाजी लगातार विपक्षी खेमे से हो रही है, राशिद अलवी आपके नेता, इसके अलावा आपके सहयोगी संगठन जो है वो उपेंद्र कुशवाहा, इधर दिल्ली में मैंने कहा उदित राज, इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दंगे होंगे, सिविल वॉर होगी, ये कौन सा लोकतंत्र को मजबूती दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हार की आशंका में कुछ ज्यादा ही बौखला रहा है विपक्ष? हालांकि मैं नहीं कह रहा कि हार की आशंका में, क्योंकि अभी नतीजे आने बाकी हैं, अभी रुझान है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से लोकतंत्र को आप दांव पर लगा देंगे? देखिए, लोकतंत्र को कौन दांव पे लगा रहा है, मुझे लगता है 5 साल में हम लोगों ने देख लिया, जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को सड़कों पे आना पड़ा और कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, जब सीबीआई के चीफ को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सब जानते हैं कि लोकतंत्र नहीं, आप लोकतंत्र को दांव पे जब बात कर रहे हैं, जिस पार्टी ने 70 साल इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखा, आप उन्हें कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र पे सवाल उठाएंगे या हम लोकतंत्र की इज्जत नहीं करते? लोकतंत्र का अगर कोई भी, तो बताइए आप, अगर कोई भी इस तरह का बयान देता है तो हम उस बयान का समर्थन कतई नहीं करते, लेकिन लोकतंत्र का एक उसूल ये भी है कि जहां पर वोट दिया जा रहा है, वोट वहां पे जाना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति का वोट गलत जगह पे जा रहा है, और इस चुनाव में हमने देखा किस तरह की रिगिंग हुई, दलितों के आके इंक लगा दी गई और उनका वोट भाजपा के कार्यकर्ता डाला है। हमारे सामने वीडियो आई जहां पे महिलाओं के वोट भाजपा के कार्यकर्ता डाल रहे थे। मौका दूंगा मैं, इससे पहले बता दूं, अभी जो हमारे पास जो रुझान आ रहे हैं वो हम आपको दिखा दें। कर्नाटक के रुझान है, बीजेपी जो है फिलहाल 4 सीटों पर उसकी बढ़त है। इंडिपेंडेंट की अगर बात करें, निर्दलीय की बात करें तो 1 सीट पर है अभी, और कुल मिलाकर इस तरह से 5 सीटों के रुझान जो है हमें मिल रहे हैं। यूपीए की अगर बात करें तो कांग्रेस भी 1 सीट पर फिलहाल, जो आप देख रहे होंगे कि ये तो फिलहाल कर्नाटक की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को भी 1 सीट पर, आईयूएमएल जो है वो भी 1 सीट पर जो रुझान है, कह सकते हैं कि रुझानों में कांग्रेस का, यूपीए का खाता खुल गया है। Absolutely. So there we are seeing in Karnataka, BJP is leading on 4 seats out of a total of 28 there. Independent is leading on 1 seat. The question now is whether this independent is Sumalata, who contested from Mandya against Nikhil Kumaraswamy, the son of HD Kumaraswamy, because exit polls had said that that Sumalata could actually ensure an upset this time around. ठीक है, इस वक्त ये आपको रुझान हम दिखा रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। सीधे चलते हैं, मैं पंकज जी आपके पास आता हूं अभी उन सवालों को लेकर जिनका जवाब देने से आप अभी तक बच रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा, राशिद अलवी और साथ साथ उदित राज, आपने कहा कि उनके बयान का समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल है कि समर्थन न करना इतना काफी है? कोई नेता ये कह दे कि सड़क पर दंगे होंगे, सिविल वॉर होगी, और सिर्फ इतना कह देना कि हम उसका समर्थन नहीं करते, क्या ये काफी है? उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले नवीन जी आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी, क्या लग रहा है आपको इस वक्त जो रुझान आने शुरू हुए हैं? अभी हम पंखुड़ी जी से बात कर रहे थे, पंखुड़ी जी कह रही थी कि लगातार जो मुद्दे इस देश के लिए जरूरी थे, उन्होंने उन मुद्दों को उठाया और एक पॉजिटिव नोट पे चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि जो वोट लोग दे रहे हैं वो वोट वहां नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही कह रहे कांग्रेस को, और उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है अशोक भाई। दूसरी बात है कि पिछले 4.5-5 वर्षों में कांग्रेस ने सकारात्मक राजनीति क्यों नहीं की? अगर इनका कोई मॉडल होता, ये बताते हैं कि हम देश में रोजगार के अवसर ऐसे सृजन करेंगे, हम एग्रीकल्चर सिस्टम को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, हम देश की सीमाओं को ऐसे सुरक्षित करेंगे, हम देश के अंदर सैनिकों का सम्मान बढ़ाएंगे, देश में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए करेंगे, वो तो कुछ किया नहीं। रोजगार अगर देश में नहीं है, जो किया तो ये किया कि देश में कोई भारत माँ को गाली देगा, सड़क पे झंडे जलाएगा, उसके खिलाफ देशद्रोह का कानून दर्ज नहीं होगा। इनके लोग लगातार सैनिकों से सबूत मांगते चले गए। देश के अंदर नेगेटिव पॉलिटिक्स करने के अलावा कांग्रेस ने दूसरा कोई काम नहीं किया। लेकिन अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब देश के अंदर जो सबसे बड़ा उत्सव था, उस उत्सव का समापन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस उत्सव के अंदर हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि मैं नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहता हूं। अगर मैं नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री नहीं चुनूं तो मेरे सामने ऑप्शन क्या है?
ऑप्शन क्या था कि हर 2 सीट पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानता है, तो ऐसे में कैसे काम चल सकता है? Most of the time was lost on the Rafale deal, in which the Supreme Court has found no merit so far. The review petition is being heard. Nyay scheme was thought extremely late, and for the first 2 years of the NDA government, Rahul Gandhi was nowhere to be seen. When he started speaking on the Rafale deal, which was a negative campaign. There was no constructive narrative that the Congress could give to the people, and that is why this election has become extremely difficult for you. When we spoke about the agrarian distress that the farmers were suffering from, was it not to bring betterment to their lives? When we spoke about unemployment, because it is extremely important to highlight the failures of the government. When we spoke about the failures on the economic front, were we not talking about the betterment of the entire society? So I don't think you can call it any sort of a negative campaign if you raise genuine problems of the people. And when it comes to the BJP, they started in 2014 with Achhe Din, with smart cities, with bullet train, but all these points were nowhere to be seen. Their entire campaign was focused on targeting the opposition parties, on making cheap remarks on them, on making remarks even on the former prime ministers of this country. Even a candidate went to the extent of making remarks on the father of the nation, Mahatma Gandhi ji. So this was the kind of campaign that they fought. पंखुड़ी जी, किसानों का मुद्दा उठाना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपका जेन्युइन मुद्दा है, अगर किसान और किसी के लिए भी ये बात होनी चाहिए। लेकिन जब किसानों का मुद्दा आप उठाते हैं तो लोग जब आपसे सवाल पूछते हैं कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां पर 6 महीने में 800 किसानों ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद आप ऑल्टरनेट क्या दे रहे हैं? सवाल है ना कि अगर आप चुनाव में उतरे हैं, आप कह रहे हैं कि किसानों का डिस्ट्रेस एक मुद्दा है, तो सवाल है कि आप ऑल्टरनेट क्या दे रहे हैं? ऑल्टरनेट आपने नहीं दिया, क्योंकि आपके राज्य कर्नाटक में, अभी राजस्थान में 2 दिन पहले की खबर है कि एक किसान ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको जो ऋण माफी का किया गया था, उसके पास जो है ऋण माफी के लिए कुछ नहीं पहुंचा और उसने आत्महत्या कर ली। तो मॉडल आप क्या दे रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना, इस पर आप बताइए। और सांसद नवीन जी, मैं आपसे एक बार वो फिर पूछ रहा हूं, मैं सवाल में पंखुड़ी जी के जवाब के बाद आपके पास तुरंत आता हूं। सवाल है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया, आपने चुनाव आयोग को कमजोर किया, और इस चुनाव में जैसा पंखुड़ी जी कह रही हैं कि लोग जहां वोट दे रहे हैं वो वोट वहां नहीं पड़ रहे हैं। वो बार बार ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। शरद पवार जी कहते हैं मैं वोट देता हूं एनसीपी को, वोट चला जाता है बीजेपी को। उन्होंने रिपोर्ट एक बार टैली बता दूं, 1 मिनट, एक बार टैली बता दूं मैं। एनडीए इस वक्त 14 सीटों पर लीड कर रही है, यूपीए 2 सीटों पर, अन्य फिलहाल 1 सीटों पर। 542 में से 17 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सवाल यह है कि ये रुझान जो है एनडीए और यूपीए में अभी बड़ा अंतर दिखा रहे हैं। हालांकि पोस्टल बैलेट के बाद अभी जो है काउंटिंग शुरू हुई होगी, ये शुरुआती रुझान है, लेकिन बड़ी बात यह है, क्या ये रुझान इस तरह से दिन भर कायम रहेंगे? अगर ये रुझान दिखा रहे हैं, वो एग्जिट पोल जो कुछ हुए उसी के परिणाम स्वरूप दिखा रहे हैं कि वो क्या उसको एग्जिट पोल को ये रुझान कायम रखेंगे अगर इसी तरह के रुझान बढ़ते हैं। जी पंखुड़ी जी और नवीन जी। मैं ये कह रहा हूं अशोक जी, देखिए जो आपने किसानों की बात करी, मुझे लगता है कि आपको राहुल जी को माफी मांगनी पड़ी। जी, मुझे लगता है कि आपको ये भी बताना चाहिए कि कितने जो किसान हैं उन्होंने महाराष्ट्र में आत्महत्या करी है, और पिछले 5 साल में जब पूरे देश में भाजपा का राज था तो सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कॉन्फ्रेंस की थी। पंखुड़ी जी, नवीन जी, एक करके। नहीं आप, हाँ पंखुड़ी जी चलिए, आप मुझे बता दीजिए, मुझे बोलने 1 मिनट रुकिए, आ रहा हूं मैं। जी पंखुड़ी जी बोलिए। देखिए, जब देश का एक किसान खुला एक खत प्रधानमंत्री के नाम पे लिख के आत्महत्या कर लेता है कि आप लोगों की विफलता की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मुझे लगता है वो बहुत एक दुखद स्थिति है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, हमारी 3 राज्यों में सरकार आने के बाद जिस तरह से जो हमने वादा किया था 10 दिन के अंदर से जिस तरह से कर्ज माफी की गई है, मुझे लगता है वो दिखाता है कि हम सक्षम है जो बात हम करते हैं उसे पूरी करने में। हम लोग अच्छे दिन की तरह आपको चाहे तो तस्वीर दिखाऊं, अभी राजस्थान में किसान की तस्वीर दिखाऊं जिसने आत्महत्या करी पेड़ पे लटक कर। आप उत्तर प्रदेश की भी, आप उत्तर प्रदेश की भी दिखा दीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए, महाराष्ट्र की भी आप तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं महाराष्ट्र में भी हो रही है, लेकिन सवाल है कि आप पूरे देश की दिखाइए ना। पंखुड़ी जी कह रहा
हूं, आपने कहा कि आप पॉजिटिव कर रही हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर आप पॉजिटिव नोट पे जा रहे हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि आप किसानों की आत्महत्या कैसे रोकेंगे। उसमें आपकी राज्य सरकारें बिल्कुल फेल साबित हुई हैं। मैं ये सवाल उठा रहा हूं, आप जो मुद्दा उठा रही है मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता। मैं नहीं कहता महाराष्ट्र में आत्महत्या नहीं कर रहे, मैं नहीं कहता उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे। ये आपका व्यू हो सकता है, जब लाखों किसानों की हत्या के आत्महत्या के बाद आपको भाजपा की सरकार विफल नहीं दिखती है, लेकिन एक केस उठा के आप हमारी विफलता गिना रहे हैं। लेकिन 5 साल में जिस तरह से पूरी कृषि व्यवस्था को तबाह किया गया है, उसको क्या सही करने में 2 दिन लगेंगे? जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को जिस तरह से पीछे ले जाया गया है, जिस तरह से देश की प्रगति को पीछे ले जाया गया है, रिस्पॉन्ड कीजिए। आपकी सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। पंकुड़ी जी कह रही है कि इसलिए किसान डिस्ट्रेस में है और उन्होंने एक ऑल्टरनेट दिया। अशोक जी, पहली बात तो ये कि कांग्रेस क्या बोल रही है, मेरी को उनकी कोई भी आवाज नहीं आ रही, मुझे बाकी आपकी आवाज आ रही है स्टूडियो से। मैं आपको ब्रीफ कर दूं, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नवीन जी, मैं आपको ब्रीफ कर दूं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो 2 चीजें अभी तक हमने किसानों को लेकर बात करी और किसानों को लेकर पंकुड़ी जी कह रही हैं कि आत्महत्या महाराष्ट्र में भी हो रही है, भले ही ठीक है कर्नाटक में भी हो रही है, राजस्थान, लेकिन वो कह रही है कि उसको समय लगेगा उसको ठीक करने में, उनकी सरकार आई है, किसानों के लिए कर रही है। और दूसरी बात वो जो मैंने बार बार आपसे पूछ रहा हूं, जब पंकुड़ी जी आज भी आरोप लगा रही है, वो कह रही है लोग वोट कहीं दे रहे हैं, अब जा कहीं रहा है। हाँ, मैं आपने पहले भी 2 सवाल किए, 2 ये इनका मैं संक्षिप्त में जवाब देता हूँ। ठीक है। पहली बात ये कि सर्वोच्च न्यायालय के जिन 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब यही कांग्रेस आके कह रही थी कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब देखिए जब ये आ गए तब न्याय होगा, क्योंकि ये सरकार से पीड़ित है। जस्टिस गोगोई उन्हीं के हैं और उनके खिलाफ क्या नहीं किया कांग्रेस ने, किस प्रकार से आरोप लगाए, ये सब जानते हैं। छद्म रूप में उनको बदनाम कांग्रेस क्यों आप बोल रहे हैं इसमें? कांग्रेस दूसरी बात उन्होंने, हाँ मैंने नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा जवाब मैं 10 सेकंड पूरा देता हूँ। मेरा कहना है कि दूसरा, उसी सर्वोच्च न्यायालय के सामने अगर राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़े 3 बार, लिख करके माफी मांगनी पड़े, लिखित में माफी मांगने में, और वो इसलिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को बदनाम करने के लिए उन्होंने झूठ बोला, तो इससे सर्वोच्च न्यायालय कमजोर नहीं होता, मजबूत होता है। आपने चुनाव आयोग की बात करी, चुनाव आयोग, मैं वो कह रहा हूँ, चुनाव आयोग, पहली बार चुनाव आयोग ने बड़े बड़े नेताओं के जुबान बयान को लेकर के संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई की। पहली बार सेक्शन 324 का उपयोग करते हुए जिस चुनाव की चुनावी हिंसा होगी उसको 24 घंटे पहले रोक दिया। If pharmacide have taken place in Congress ruled states, so what? Because there have been taking place in BJP ruled states as well. So respond to that the NDA government at the center, including the several state governments where the BJP is in power, has not been able to ameliorate farm distress to a large extent. And it is not just a problem that is confined to a particular political party. नहीं, मेरे पहले उनके सवालों का जवाब दे दूं। पंखुड़ी जी ने बड़ा गंभीर सवाल किया, अशोक जी के थ्रू भेजा है, मैं वही बताना चाह रहा हूं। किसानों के मुद्दे पर आप ये आए थे कह करके कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही, हम आएंगे न्याय होगा, किसानों के कर्जे 24 घंटे में माफ होंगे, लेकिन नहीं हुए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपने किसानों को छला झूठ बोला, जिसके कारण आप हाशिए पे चले गए तीनों राज्यों के अंदर। दूसरी बात, किसानों के लिए जो एनडीए सरकार ने काम किया, मैं वो बताता हूं कि किसान सूखे से जब उसको फसल बर्बाद हो जाती है वो आत्महत्या करता है, उसको रोकने के लिए 99 डैम पर ऑलरेडी बनाने का काम चल रहा है, जो कभी आपने बनाए नहीं थे, शुरुआत ही नहीं की थी। किसान के यहाँ पर सूखा ना पड़े, उसके यहाँ पर बारिश में बाढ़ में उसकी फसल नष्ट ना हो, इसका काम सरकार परमानेंट सोल्यूशन निकाल कर काम कर रही है और वो लगातार तेजी से चल रहा है। जो आज चुनाव प्रचार का समय नहीं है, फैसला करेगी उसके लिए रुक जाते हैं, लेकिन जो चुनावी धांधली के जो आरोप लग रहे हैं, शरद पवार जैसे बड़े नेता, हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है, शरद पवार जी कहते हैं मैंने वोट दिया एनसीपी को, वोट चला गया बीजेपी को, जबकि उनके चुनाव क्षेत्र में बीजेपी लड़ नहीं रही थी। Absolutely, we'll take that forward. In Kerala, we have some trends that have come in, and in the trends you can see that the LDF is leading on 3 seats, and the NDA on 3 seats, the UDF on 3 seats. If the NDA is actually able to convert this into seats, then that would be historic, because in Kerala BJP has never won. ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, अगर क्योंकि ये अभी हो सकता है शायद बैलेट, और तीसरी आखिरी बात मैं कह दूं, पोस्टल बैलेट हो, लेकिन ये जो रुझान एनडीए को 3 सीट के बराबर केरल में दिखा रहे हैं, अगर ये है तो इसका मतलब केरल की राजनीति बदल रही है।
देखिए हाँ, केरला में एक सीट पर बीजेपी की काफी सारे एग्जिट पोल्स बात कर रहे थे कि त्रिवेंद्रम की सीट पर बीजेपी जीत सकती थी। और उसके अलावा 2 सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी की अच्छा करने की कुछ आशंका थी। तो ऐसे तो एक तो था पठानीकोट था जो सबसे वाला वाली सीट है, दूसरा त्रिशूल जहाँ पर बीजेपी ने पिछले चुनावों में भी थोड़ा अच्छा करा है, पिछले चुनाव में बीजेपी ने अच्छा करा है। मेरे हिसाब से क्या पता ये 3 सीटें 2 हो सकती हैं। Right, Pankudi ji, before we come to Naveen ji, and he was asked a question on EVM tampering allegations by various opposition parties, including the RLSP. Naveen ji, before we come to you, Pankudi ji, look at the trends so far. They may not consolidate, they may not convert into seats, but the Congress, including the entire UDF, has been banking heavily on Kerala. In the last 2 Lok Sabha elections, the UDF, including Congress, won the majority of seats. But look at the trends so far. It is showing leads for NDA on 3 seats. What does this indicate? Is your strategy to field Rahul Gandhi from Wayanad in order to gain most of the seats in South India? Is all that not working today? Pankudi ji, I don't know how you can come to that conclusion based on very initial trends. These are very initial trends coming from the postal ballot. It could mean exactly that, isn't it? No, if it converts into seats, then we'll answer. But these are very initial trends that are coming, and I don't think they mean anything until and unless we get a clear-cut idea. In Kerala, Pankudi ji, if you're so confident, give us a number. I think we'll. Why do you want every party to give you a number? We'll be getting the numbers very soon, and we are confident the Kerala government has extremed very well on every front. So I think the people of Kerala are extremely satisfied with the Congress government. ये शुरुआती रुझान है, जाहिर सी बात है किसी भी प्रवक्ता को इस पर थोड़ा सा कुछ अभी कमेंट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, हमें भी थोड़ा वक्त का इंतजार करना है। लेकिन एक मैं नवीन जी के पास जाऊं, चुनाव की जो धांधली वाली खबर है उससे पहले नवीन जी और पंकुड़ी जी, एक व्हाट्सएप पर एक और बहुत बड़ा जोक चल रहा है कि आज देर शाम तक अमेठी में कहा जाएगा कि मशीनें हैक हो गई और वायनाड में जो है मशीनें बड़ी ईवीएम बड़ी ठीक से काम कर रही थी। ये भी जोक चल रहा है। बहरहाल नवीन जी, क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर? मैं ये कहना चाहता हूँ अशोक जी कि आप कह रहे हो शरद पवार जी ने कहा कि उनका वोट डाला A और B को चला गया। जिस समय मतदान हो रहा था उस समय अगर किसी ने भी शिकायत की उसकी मुकदमा दर्ज होता है और उसको रोक करके वहीं पे वीवीपैट को गिना जाता है और देखा जाता है। तो मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं उन्होंने उस समय कहा जिस समय मतदान डालने के लिए गए थे। जब 6 चरणों के चुनाव पूरे हो गए और 7वें चरण में उनको पता चला कि पूरी तरह से हार गए और एग्जिट पोल के नतीजे जब सामने आए हैं उसके बाद इतनी छटपटाहट क्यों है? Pankudi ji, 3 days कारण before हार के लिए आप counting, you were ईवीएम को reminded of करेंगे? this suggestion. That's what Naveen ji is asking. 3 days before elections, you wanted VVPATs to be counted first. If there are discrepancies, 100% VVPAT verification. You never moved the Supreme Court on this earlier. You wanted 50% VVPAT verification. Then you said at least 25%. Then suddenly 3 days before polling, you go say 100% VVPAT verification, and you want the entire procedure to be changed to suit you. We have been raising this issue continuously from 2015, and the Supreme Court also agreed that there should be tallying of VVPAT with the EVM results. Why not? Now in the last 2-3 days, when we have seen multiple, working fine when the UPA was apart, and suddenly have things changed. When you see videos of open election rigging, when you see videos where BJP workers are forcing people to vote for their party, even pressing the button on their behalf, when you see that the EVMs are being transported without any information. बंगाल की बात कर रही हैं जहाँ के वीडियो आ रहे थे कि टीएमसी के लोग खड़े हुए थे, बंगाल की बात कर रही हैं? मैं फरीदाबाद की बात कर रही हूँ, मैं फरीदाबाद की बात कर रही हूँ, लेकिन शायद आप एक ही जगह की बात सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो दैट कैन बी योर एजेंडा। बट द ट्रूथ इज कि ईवीएम जो है, जब ईवीएम को लोगों ने पकड़ा है उत्तर प्रदेश में, जगह जगह पे जनता ने ईवीएम को गाड़ियों में पकड़ा है, ट्रकों में पकड़ा है, अलग स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पकड़ा है, तो ये बात हमारी या भाजपा की नहीं है। यही फेक न्यूज है पंकुड़ी जी, यही फेक नैरेटिव है जो लगातार फैला रहा है विपक्ष। मैं कम से कम
डीडी न्यूज पर आपको फेक न्यूज फैलाने की इजाजत नहीं दूंगा। वो तमाम जो चीजें जो ईवीएम पकड़ी गई, ये कहा गया कि बक्सों में ईवीएम भरी हुई हैं, उसके बाकायदा वीडियोज आए हैं। तमाम न्यूज चैनल्स ने ये बताया है कि किस तरह से दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया किस तरह से ईवीएम को लेकर लगातार जो है ये फेक वीडियो फैलाई जा रही हैं। तो प्लीज फेक बात मत कीजिए। अगर आपके पास जो प्रमाण के साथ है उस पर आप जरूर बात कीजिए, लेकिन फेक न्यूज मत फैलाइए प्लीज। देखिए, जो बात भाजपा के पक्ष में नहीं होती, बड़ा आसानी से उसको फेक बोल दिया जाता है। लेकिन फेक है या सच है वो अलग बात है। लेकिन बात इस प्रोसेस पे अगर आज जनता का विश्वास हटता है, अगर आज लोगों के मन में संदेह है, और जिस तरह से पूरे टाइम चौकीदारी करनी पड़ रही है ईवीएम स्ट्रांग रूम्स की, उससे दिखता है कि एक जनता के मन में एक संदेह है कि जहां पर वो वोट दे रहे हैं वोट नहीं जा रहा। जीत हार की बात नहीं है, आखिर में लोकतंत्र जीतना चाहिए। लोकतंत्र में जो विश्वास है जनता का वो जीतना चाहिए। Those were simply reserved EVMs. They were not used during this polling exercise. What is the problem with reserved EVMs? I think you must be knowing that even reserved EVMs cannot be moved around without informing the candidates. These are basic election commission guidelines that even if you want to move reserved. Sorry, I didn't get your question. The reserved constituencies will not be counted today. So how does that impact the result? And why this outrage over it? When people feel that their votes are not going in the right places, when people feel that they are being cheated by the electoral process, it is extremely important that the institutions must come forward and build trust in the electoral process. And that is simply what we have asked. एक मिनट रुकिए, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, नवीन जी और पंखुड़ी जी, लेकिन इस वक्त हमें डेटा सेंटर चलते हैं और वहां पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी आरिंद्र आपको बताएंगे जो इस वक्त डेटा देश भर से मिल रहे हैं, वो तस्वीर क्या है और क्या वो तस्वीर दिन की बड़ी तस्वीर हो सकती है। फिर उस पर बात करेंगे। सीधे चलते हैं आरिंद्र के पास। आरिंद्र। शुक्रिया अशोक और मुनमुन। अगर हम बात करें तो लगभग 8 बजे के बाद से 40 मिनट का वक्त हो चुका है और इन 40 मिनट में लगभग 40 से ज्यादा के रुझान हमारे पास में आ चुके हैं और ये विश्वसनीय रुझान है। हम आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करते हैं, लेकिन विश्वसनीयता के साथ में ये बताते हैं कि जो जमीन पर सच्चाई है वो आंकड़े आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। अगर ऑल इंडिया ट्रेंड की इस वक्त की बात की जाए तो 542 सीटें जिन पर चुनाव हुआ उनमें से 43 यानी 43 सीटों के रुझान इस वक्त तक आ चुके हैं और एनडीए बीजेपी के साथ एनडीए 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि यूपीए की बात की जाए जिसमें कांग्रेस से प्रमुख पार्टी के तौर पर गिनी जाती है वो 9 सीटों के साथ में महज अभी रुकी हुई है और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगर हम इसको उस लिहाज से देखें कि किसके हिस्से में क्या जा रहा है तो ये मोटे तौर पे देश भर की तस्वीर नजर आ रही है। तो इस वक्त बीजेपी या कहा जाए एनडीए बढ़त बनाए हुए, लेकिन राज्यवार ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं आप देख सकते हैं। कर्नाटक में जहां पे 28 लोकसभा सीटें हैं वहां की 9 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 9 में से 7 पर बीजेपी आगे है। ये एक तरीके से कर्नाटक का जो राजनीति है उसमें कहा जाता है बीजेपी के लिए एक तरीके से दक्षिण के राज्यों का एक तरीके से वहां से शुरुआत होती है बीजेपी के लिए और वहां पे फिर से अगर ये ट्रेंड अगर एक नतीजों में बदलते हैं तो कहा जा सकता है कि फिर से बड़े तौर पे वापसी करते हुए बीजेपी नजर आ सकती है। अगर कर्नाटक में वहीं कांग्रेस एक सीट पर सिमटती नजर आ रही है जबकि अन्य के खाते में भी एक जा सकती है। और हम कांग्रेस की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन की बात हो रही, तो ये कर्नाटक की स्थिति है 28 में से 9 सीटों की। केरल जिसकी राजनीति के बारे में लगातार बात की जाती है, क्या लंबे समय तक रही लेफ्ट की राजनीति के गढ़ के तौर पर क्या यहाँ पर भी एक नई राजनीति की जमीन तैयार हो रही है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या बदलाव है। केरल की 20 में से 9 सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं और एलडीएफ गठबंधन को वहां पर 4 सीटों पर फिलहाल बढ़त मिलती नजर आ रही है। 9:15 बजे के वक्त के आसपास की हम बात कर रहे हैं, जबकि यूडीएफ की बात की जाए तो 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन एनडीए के हिस्से में भी ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस बदलाव की बात की जाती है वो ये 2 सीटों के रुझान के आधार पर कहा जा सकता है कि एनडीए जिसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है 2 सीटों के साथ बढ़ती नजर आती है। लेकिन अन्य राज्यों के लिहाज से बात की जाए तो हम केरल की लगातार बात कर रहे हैं। केरल की 20 में से 9 सीटें आप देख सकते हैं कि ये मैप भी हमने दिखाने की कोशिश की है, किस प्रकार से ये जो कलर कोडिंग करके हमने समझाने की कोशिश की है कि आखिर कैसे कैसे किस किस इलाके में कौन सी पार्टी अपना रंग छोड़ती नजर आती है। ये वो इलाका है जहां पे भाजपा बेहतर कर रही है, इस इलाके में नीचे की ओर बेहतर करती नजर आ रही है। इसके अलावा एलडीएफ यूडीएफ है। आप देख सकते हैं केरल की 20 में से 9 सीटों पर यहां पर सीपीआईएम 4 पे बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 2 पर, आईयूएमएल 2 पर, इसके अलावा
कांग्रेस एक सीट पर और अदर्स के खाते में भी एक सीट जाती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि केरल की सियासत में इन 20 सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो किस प्रकार के बदलाव की एक तस्वीर या कहा जाए रुझान के आधार पर किस प्रकार की एक तस्वीर नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर अभी तक के ट्रेंड की बात की जाए तो देश भर से जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें यहाँ पर भाजपा या एनडीए लगभग 33 सीटों पर आगे है, यूपीए 10 सीटों पर आगे। इस वक्त का जो लेटेस्ट रुझान है वो हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इसके अलावा अन्य राज्यों की भी बात करेंगे। हम छत्तीसगढ़ को भी देखने समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इन राज्यों में स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, यहाँ पे 11 में से 3 सीटों का रुझान आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में इन 3 सीटों के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी 2 पर आगे बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 1 पर बढ़त बनाए हुए है। समझने वाली बात यह है कि बमुश्किल कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ की राज्य की सियासत में सत्ता परिवर्तन हुआ था। लंबे समय के बाद में कांग्रेस वहां पर सत्ता में है, बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी लगभग 15 साल के बाद में। लेकिन अभी के अगर रुझान की लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस से 50% आगे, यानी 1 सीट पर कांग्रेस है और 2 सीट पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। ये इस वक्त की स्थिति है। और एक बड़ा राज्य जहां पर पिछली बार 25 में 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, राजस्थान। 25 सीटों में से 7 के ट्रेंड्स हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें बीजेपी 6 पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 1 पर। राजस्थान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था बीते समय। हमने जब नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए थे राज्य विधानसभा के, वसुंधरा सरकार वहां से गई थी, गहलोत सरकार आई थी। उसके बाद अगर इस प्रकार से एक बदला हुआ रुझान ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है तो राजस्थान के लिहाज से जिस बात को कहा जा रहा था, क्या राजस्थान में यह पहली बार होगा कि राज्य में एक अलग सरकार होगी और केंद्र में अलग प्रकार के वहां से आई हुई जीती हुई पार्टी नजर आएगी। कुछ बड़े चेहरों की बात कर लेते हैं। प्रमुख उम्मीदवार गांधीनगर से अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। लोकसभा का चुनाव अमित शाह पहली बार लड़ रहे हैं, ये अपने आप में समझने वाली बात है। विधानसभा में उन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई है, लेकिन यहां पर लोकसभा का चुनाव वो पहली बार लड़ रहे हैं और इस वक्त आगे चल रहे हैं। और गांधीनगर सीट वो सीट है जो लाल कृष्ण आडवाणी की सीट है और उस पर वहां पर एक तरीके से सियासत को आगे बढ़ाते हुए सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा होती रही उनमें से एक है मध्य प्रदेश की भोपाल। 2014 में भी भाजपा के पास थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनको लेकर लगातार कई प्रकार के विवाद रहे कि आखिर इनको प्रत्याशी बनाया क्यों गया। प्रत्याशी बनने के बाद भी उनके बयानों की वजह से प्रचार में कई बार स्थितियां आई थी, लेकिन बावजूद उसके वो आगे चल रही है। आर.के. सिंह एक बीजेपी के चेहरा, बड़ा नाम, भाजपा के आरा से हैं, 2014 में भी सांसद बने थे, इस वक्त भी आगे चल रहे हैं। और ये अपने आप में बताता है कि इस प्रकार से जो बड़े चेहरे वीआईपी कैंडिडेट्स के लिहाज से जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद है, उनके लिहाज से इस वक्त किस प्रकार के रुझान आ रहे हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, जो यूपीए की चेयरपर्सन है, रायबरेली से फिलहाल इस वक्त आगे चल रही हैं और लगातार लंबे समय से वो सांसद रही हैं और कांग्रेस परिवार के लिहाज से एक सबसे बड़ा और प्रमुख चेहरे के तरीके से कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो इनके चेहरे पे वोट मांगे जाते रहे। गांधी परिवार के लिहाज से एक बड़ा नाम रायबरेली से सोनिया गांधी इस वक्त आगे चल रही है। लंबे समय से इस सीट को रिप्रेजेंट करती रही है गांधी परिवार के माध्यम से। लंबे समय से, दशकों से यहाँ पे उनका एक तरीके से कब्जे के और गढ़ के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, आईएमआई की, वो भी अपना जो हैदराबाद का किला है वो बचाने में कामयाब नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर वो अपनी सियासत लगातार बनाए हुए हैं। ये अपने आप में है। असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, आईएमआई और उनकी जो चुनाव चिन्ह है पतंग, एक तरीके से हैदराबाद में फिलहाल शुरुआती रुझान में उड़ती नजर आ रही है, यानी उनके पक्ष में उड़ती नजर आ रही है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर जनादेश के लिहाज से बात की जाए तो इस वक्त लगभग 37 सीटों पर एनडीए आगे है, 16 सीटों पर यूपीए आगे। इस वक्त की बड़ी तस्वीर यही है। वापस चलते हैं मेरे सहयोगी अशोक और मुनमुन के पास। शुक्रिया आनंद आपका। तो इस वक्त जो आनंद ने आपको खबरें दी उसमें बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है। अमित शाह आगे हैं, रायबरेली से सोनिया गांधी आगे हैं, ये तमाम चीजें जो है बड़ी एक्सपेक्टेड लाइन पर है। मैं उसी पर आ रहा था कि बड़ी खबर जो है, अगर बड़ी खबर जो है वो दरअसल भोपाल की है और बड़ी खबरें जो आ रही हैं, जो ट्रेंड दिखा रहे हैं, वो कर्नाटक से आ रही हैं, केरल से आ रही हैं। अगर ये ट्रेंड बने रहते हैं तो इसका मतलब कि सिर्फ उत्तर भारत नहीं और मध्य और पश्चिम भारत नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति भी बदल रही है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी अच्छा करेगी ये सभी अनुमान लगा रहे थे, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से लीड बीजेपी ने शुरुआत में बनाई है वो बड़ी लीड है और ये लीड बनी रहती है तो कर्नाटक की सरकार जो है रहेगी, इसको लेकर आशंकाएं पहले ही खड़ी हो चुकी हैं। लेकिन केरल में जो कुछ हो रहा है, क्या वो बड़े बदलाव का संकेत है, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत संक्षेप में प्रणव जी, जो केरल और कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक में तो ठीक एक्सपेक्टेड लाइन पर है, लेकिन क्या आपको लगता है केरल में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल सबरीमाला का जो पूरा मुद्दा बना, क्या उसके कारण, क्योंकि मैंने बहुत चुनाव कवर किए हैं,
केरल में बीजेपी लीड करे, वो भले ही नतीजे भी कुछ भी हो, केरल में बीजेपी लीड भी करे 2-3 सीटों पर, बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, क्योंकि सबरीमाला के बाद एक सेक्शन था वोटर का जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और ये जो शिफ्ट है ये दोनों पार्टी से आ रहा है। ये यूडीएफ का भी एक समर्थक का बेस है जो बीजेपी की तरफ आ रहा था, आते हुए लोग बात कर रहे थे, और एलडीएफ का भी एक समर्थक का बेस था जो बीजेपी की तरफ आते हुए लोग So you are indicating this could be Pathanamthitta where the Sabrimala shrine is located, or this could be just any seat because this issue can have a pan-Kerala impact. Yes, it was most likely to be that seat, and also it could also be Trivandrum where the BJP is likely to do well. Kumanam Rajashekharan, former governor of Mizoram, is contesting. मैं इसे दो गढ़ ढहना तो नहीं कहेंगे, मगर गढ़ में सेंध आप इसे सेंध कह सकते हैं, क्योंकि जो एलडीएफ और यूडीएफ दो गठबंधनों का जो फॉर्मेशन है उसका एक अपना एक समीकरण है। कांग्रेस जो जिस यूडीएफ से लीड करती है और बारी बारी से सीट जाती हैं, उसका अगर वोट कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मुस्लिम क्रिश्चियन वोट एक बड़ा कंसोलिडेशन उसके साथ मिलता है। इसके बरक्स अगर वाम नीत गठबंधन को देखेंगे, एलडीएफ को देखेंगे, तो जो हिंदू जाति जनजातीय समाज वो सारा उधर जाता है। ये सबरीमाला मुद्दे ने एक लहर पैदा की है, और सुरेंद्रन जी की बात जो की, के सुरेंद्रन की जो बात की पत्तनमथिट्टा से, आप ये देखिए कि 360 केस लाद दिए गए हैं। लोगों में एक बड़ी भारी सहानुभूति है कि आप ये देखिए कि जिस समय वो बीजेपी के कैंडिडेट जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी आगे आकर, पार्टी का आधार ना हो मगर महिलाएं जिससे उनसे लिपट के रो रही थी, बच्चे की तरह प्यार कर रही थी, वो बताता है कि भावनाओं के इस ज्वार ने गढ़ में सेंध लगा दी है, और एक नया आधार, एक नया सामाजिक समीकरण बनता हुआ हम देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार फिर जुड़े हैं, एक बार फिर मैं उनके पास चल रहा हूं। कुल मिलाकर पंखुड़ी जी, आपसे अभी जो रुझान है, बिल्कुल जाहिर सी बात है अभी इस पर बहुत, लेकिन आप अगर कांग्रेस की मैं कैलकुलेशन की बात करूं, कांग्रेस कितनी सीटों पर उम्मीद कर रही है? Rahul Gandhi is leading from Wayanad. राहुल गांधी वायनाड से आगे चल रहे हैं, contesting. He's up against Tushar Vellapalli of BDJS and Mr. Sunir of the CPI. Yes, Pankaj ji. तो वायनाड में ईवीएम हैक नहीं हुई है, ईवीएम वायनाड के सुरक्षित हैं, कम से कम ऐसा कह सकते हैं। राजनाथ सिंह भी आगे चल रहे हैं, ये भी एक्सपेक्टेड लाइन पर है। राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। Against Poonam Sinha of the SP. पंखुड़ी जी बताइए, क्या आप कैलकुलेशन क्या कांग्रेस का, क्या उम्मीद कर रही है कांग्रेस, कितनी सीटें, और क्या आपको लगता है विपक्ष को एकजुट करना पड़ेगा? जिनको आपने सीटों के बंटवारा नहीं दिया उनको भी आप साथ लेंगे चुनाव बाद? देखिए, जहां तक जो ईवीएम पे आप लोग लगातार मजाक कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत गंभीर वो मुद्दा है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और अगर जनता को संदेह होता है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो संदेह दूर हो। अब दूसरी बात, जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग आश्वस्त हैं कि एक अच्छी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और जो भी फैसला होगा आगे, जो भी हम लोगों के साथी हैं या विपक्ष के लोग हैं, मिल बैठ के मुझे लगता है ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई सबकी एक है। जिस तरह से लोकतंत्र पे लगातार पिछले 5 साल में प्रहार हुआ है, अर्थव्यवस्था जिस तरह से खराब हुई है देश की, मुझे लगता है हम लोग सभी एक हैं उन मुद्दों पे, और चुनाव साथ लड़ना, अलग लड़ना, ये अलग बात है, लेकिन जहां देश की बात आएगी तो मुझे लगता है अपने जो भी हम लोगों के डिफरेंसेस हैं उसको दूर करते हुए, उसको साइड रखते हुए 48-18 का आंकड़ा बता रहा है हमारा। पंखुड़ी जी आपकी जानकारी में, नवीन जी आपकी जानकारी में भी, एनडीए फिलहाल 48 सीटों पर लीड कर रही है, यूपी 18 सीटों पर, अदर्स के खाते में 14 सीटें हैं। नवीन जी, what is interesting is that in those elections that you lost last year, Rajasthan as well as in Chhattisgarh, the BJP is doing better than the other parties, the Congress that is. How do you look at the trends so far? Are you satisfied? Are you still confident that अब की बार 300 पार होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस ने वहां पर अपनी सरकार बनाई तो वहां पे किसानों को ठगा, गरीबों को ठगा, लोगों को झूठ बोला। उन्होंने कहा किसानों के कर्जे 24 घंटे माफ होंगे, नहीं होंगे तो जो है 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। अब तक तो कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री 10-10 बार बदल गए होते। किसानों के कर्जे माफ हुए नहीं। वहां पर जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती थी, वो सारी की सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने चलाई या फिर जो वहां चली, वो सारी योजनाएं बंद कर दी इन्होंने। वहां पे जो लोगों को, गरीबों को फायदा होता था वो बंद कर दिया। बेरोजगारी भत्ता 4,500 रुपए इन्होंने देना था, किसी को एक नया दिया नहीं। रोजगार के अवसर सृजन किए नहीं, केवल झूठ बोला।
इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। झूठ की जो काट की हांडी है बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस की चढ़ गई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, जहां पे ईवीएम सही थे, अब ईवीएम खराब होने वाले हैं। तो इसलिए पूरे देश भर में निश्चित तौर पे मानिए, देश में केवल एक ही आवाज है, हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, देश की और आवाज, देश की जो विकास की बिहार को आगे बढ़ाए। जी चलिए, देश की आवाज नवीन जी जो होगी अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। देश की आवाज क्या है अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा, किसकी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंखुड़ी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, और अभी आपको सिर्फ शुभकामनाएं आप दोनों को दे सकते हैं। नवीन जी आपको भी शुभकामनाएं दे सकते हैं कि नतीजे जो हैं वो आप लोग जिस तरह की सोच रहे हैं उस तरह के हों। अब फिलहाल शुभकामनाएं दे सकते हैं, जनता का फैसला थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। शुक्रिया आपका। और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता जो ग्राउंड पर है उनके पास सीधे एक एक करके चलते हैं। विक्रमजीत सिंह हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़ रहे हैं, दिवाकर कुमार रांची से जुड़ रहे हैं, और रमा त्यागी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं रमा आपके पास आता हूं। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लीड कर रहे हैं फिलहाल। अगर मैं हैदराबाद और उस तरफ की मैं पूरी राजनीति की बात करूं, कुल मिलाकर जिस तरह के कर्नाटक में ट्रेंड दिख रहे हैं वहां पर बड़े अनएक्सपेक्टेड हैं। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहना चाहिए, बीजेपी पहले भी वहां पर लोकसभा चुनाव में अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन काफी आगे बढ़त बना रखी है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहां से क्या कुछ तस्वीर मिल रही है फिलहाल आपको? देखिए, अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ की तस्वीर भी बेहद रोचक हो सकती है। हमें इंतजार करना पड़ेगा फिलहाल किस तरह के ट्रेंड्स आते हैं और किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट है उनका काउंट हो चुका है और अब ईवीएम्स की काउंटिंग वो वहाँ पर चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी की आपने बात की है तो हैदराबाद जो है वो गढ़ माना जाता है और असेंबली की अगर सीटें देखें तो उनके खाते में है। और टीआरएस और एमआईएम ने जिस तरह से फ्रेंडली इलेक्शन वहाँ पर बात की थी, तो ये रिजल्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं लगता है। एक्सपेक्टेड ही था वहां से इस तरह से, लेकिन जिस तरह से हैदराबाद में उस सीट पर जब पोलिंग हुई थी तो पोलिंग परसेंटेज बहुत नीचे गया था, वो एक चिंता का विषय सबसे बड़ा बन गया था और उसके पीछे बहुत सी चिंताएं जो हैं वो जाहिर भी की गई थी। लेकिन पूरा अगर देखें यहाँ पर जो आशाओं का समीकरण है, जो चुनावी समीकरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही जिसे कहेंगे कि सभी की निगाहें इस ओर लगी हैं, क्योंकि टीआरएस ने बात की है कि उसको 15 सीटें यहां पर मिलेंगी, जबकि पिछली बार 11 सीटें टीआरएस को मिली थी। बीजेपी भी 5 से 6 सीटें यहां पर एक्सपेक्ट कर रही है और कांग्रेस भी, जिसका अगर देखें तो एक तरह से बेस यहां पर खिसक गया। विधानसभा में जो ऑपोजिशन का स्टेटस है वो खतरे में पड़ गया, क्योंकि 19 एमएलए मिले थे और 19 में से जो 11 हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर सिनेरियो एक प्रेजेंट हो रहा है। जिस तरह से अलग अलग पार्टी जो दावा कर रही है उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ मिलेंगी, लेकिन जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है और जिस तरह से कहा कि 16 सीटें जीत लेंगे, 17 में से बाद में आंकड़ा आया 15 का, सब जो है वो काफी उम्मीदें लगा रहे हैं। हम चलते हैं विक्रमजीत के पास। एक चीज मैं रमा से और पूछ लूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कही, उसके बाद आप विक्रमजीत के पास जाए। रमा, एक बात और, इस पूरी राजनीति जो टीआरएस हैं और चंद्रशेखर राव हैं उनकी राजनीति किधर जा रही है? क्योंकि अगर वो 15 सीटें जीतेंगे तो सवाल यह है कि वो किंग मेकर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन उन्होंने एक फेडरल फ्रंट बनाने की बात करी, बाद में उनको जो है डीएमके ने कहा कि नहीं, हमारे कांग्रेस के सपोर्ट में हमारे साथ चलेंगे। अभी जो है वो दिल्ली में मीटिंग करने आने वाले थे, फिर ठिठक गए, उनको लगा चुनाव। तो क्या अभी वो डावाडोल स्थिति में है कि चुनाव के बाद उनकी राजनीति क्या होगी? बिल्कुल, बेहद सही कहा अशोक आपने। बेहद ऊहापोह की स्थिति में जो है इस वक्त केसीआर हैं, क्योंकि जिस तरह से वो उम्मीद कर रहे थे कि 16 सीटें उन्हें मिलेंगी और जिस तरह से एग्जिट पोल आने से पहले जिस तरह के समीकरण एक तरह से बताए जा रहे थे देश भर में, तो उनको लग रहा था कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे और सेंटर में वो अपने लिए कोई अच्छी जगह जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ पर जो बात चल रही थी उनके बेटे केटीआर को यहाँ की सत्ता सौंपने की, तो और अपनी बेटी के लिए भी वो कहीं ना कहीं एक अच्छा, अगर वो जीतती हैं तो एक अच्छा पोर्टफोलियो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसी को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि असेंबली से लेकर लोकसभा तक जो उनके बयान आ रहे थे, उन्होंने तब से कहना शुरू कर दिया था कि ये जो पूरा एरा है वो रीजनल पार्टीज का है और नेशनल पार्टी भी दूसरी तरफ उन्होंने लॉन्च करने की बात कही थी और लगातार एक फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने विभिन्न दलों से बातचीत शुरू की, हालांकि स्टालिन की आपने बात की तो वहां पर उन्हें कुछ झटका भी लगा। तो बेहद ऊहापोह की स्थिति इस वक्त उनके सामने भी है और इसीलिए यहाँ का जो सिनेरियो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अशोक। Absolutely. So it remains to be seen whether
KCR will continue with his efforts to form a non-BJP, a non-Congress federal front. That possibility only arises if there is a hung verdict, or whether KCR will think of going towards the ruling party at the centre once the verdict is clear. Well, I'll come to you, Bikramjit. Now, आप हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में हमने देखा पिछली बार चारों सीटें जो हैं वो भाजपा ने जीती 2014 में। उसके बाद हमने देखा कि जब ये इलेक्शन हुआ 2019 का, तो जयराम ठाकुर को एक सीट का इंचार्ज बना दिया एक तरीके से, और जो दो पूर्व के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के, शांता कुमार हो गए, प्रेम कुमार धूमल हो गए, उनको भी बाकी सीट्स का चार्ज दिया गया। क्या क्या फैक्टर्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और कैसा दृश्य बन रहा है अभी राजनीतिक वहां? देखिए, 2014 के मुकाबले में 2019 का जो लोकसभा चुनाव है हिमाचल प्रदेश का, वो थोड़ा सा भिन्न है। उसकी वजह ये है कि 2019 में बीजेपी में जो नेताओं का जो जाना है वो रहा है। पंडित सुखराम हो या उनके पोते आश्रय हो, वो कांग्रेस में मंडी में गए और उनको कांग्रेस से वहां से टिकट मिला। यहाँ हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में सुरेश चंदेल जो यहाँ से सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे और पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, वो कांग्रेस में चले गए। तो कहीं ना कहीं पर इन दोनों सीटों पे बीजेपी को कशमकश लग रही थी। और यही क्योंकि सुरेश चंदेल का जिस प्रकार से बिलासपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव रहा है, तो उसकी वजह थी कि बीजेपी के लिए, क्योंकि ये जो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र है ये बीजेपी का परंपरागत गढ़ रहा है, लेकिन सुरेश चंदेल के कांग्रेस में जाने से बीजेपी की जो है मुश्किलें बढ़ गई थी। लेकिन अब बीजेपी ने उसे कितना डैमेज कंट्रोल किया है, कितने प्रयास किया है, क्योंकि यही हमीरपुर की ही एक लोकसभा सीट है सुजानपुर, वहां से जो है जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे विधानसभा का। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार के उसके बाद एक मिनट रुकिएगा विक्रमजीत, आपके पास है। इस वक्त अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। ये एक बड़ी खबर है। अमेठी में बड़े उलटफेर की जो बात चल रही थी, क्या स्मृति ईरानी वो उलटफेर करने में कामयाब रहेंगी? What we don't know so far is whether she is leading or not. This is just one of the graphics that came in as a VIP candidate. We will definitely update you on whether she is leading or whether Rahul Gandhi is leading from Amethi. But Diwakar ji, हम आपके पास आते हैं।